ठीक है, आपके पास चैप्टर नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा आपके पास, वो है डिफरेंशियल। और कौन सा? एओआई भी नहीं कराया? एओआई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल भी करेंगे, रिलेशनल फंक्शन स्टार्टिंग में करेंगे दोबारा से। ठीक है, एलपी खत्म हो गया। आज भाई करवा दे एलपी यहाँ पर तो ना मैंने करा चुका हूँ, वीडियो डाल दिया, आप चेक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 13 देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी। बाबू प्लीज बातें नहीं, याद है, देख लेना वीडियो, अपलोड नहीं आ जाएगा, सुन बहुत बढ़िया पढ़ाया मैंने आज। नहीं नहीं, चलिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर देख लीजिए, इसमें क्या है। प्रोबेबिलिटी का हल्का फुल्का जो इंफॉर्मेशन है आपके पास वो यही थी कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या हुआ है भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इसी में था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और डायमेंड। तो प्रोबेबिलिटी का ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है भाई? रिजल्ट्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है मनचाहे रिजल्ट्स, जो आप लोग चाहते हो कि भाई मान लो किसी इवेंट की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो उस मतलब उस मूवमेंट के लिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो आपका फेवरेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैं और तरुण सर है, तो भाई कुछ बच्चे जो है वो हम बेस्ट टीचर का वोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो तरुण सर और हाँ नरेश सर भी। ठीक है, अब यहाँ तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें इसमें कि भाई रवि भैया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ढूंढना, मतलब जो रवि भैया के फेवर में जितने लोग हैं, नंबर है। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3 अपॉन में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आंसर है 9, तो काट पीट के 1/3। और अगर इसी तरीके से तरुण भैया का ख्याल है तो भाई 6/9 और काट पीट के 2/3। तरुण भैया के जीतने के चांसेस जो है वो हाई है। ठीक है, तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है सारे पूरे प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इस केस से। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम कितने, आपके फेवरेट आउटकम्स। अब जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है वही आपको देखना, उस दौरान वही फेवरेट है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज हमने पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 1 है। इसका रीजन भी बड़ा सिंपल सा है कि भाई मान लीजिए रवि भैया की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते भी, दोबारा से दोबारा क्लास हुई, भाई तरुण भैया ने जो है मार लगा दी सब में, और बिना और मतलब बोल भी नहीं रहे हैं। अब फिर दोबारा अगले दिन ही मतलब आके हमने वोटिंग करा ठीक है और हमने वोटिंग करा दी और पता चला अरे सब लोग जो है रवि भैया को भी पसंद कर रहा है, बहुत बहुत बेकार टीचर है यार, बहुत मारा कल। तो इस तरीके से वोटिंग करा दी है, जूस पिला दी हाँ। और या फिर मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मेरे को जिता दो, और मतलब 2 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं और मौज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अब हाँ, तो फिर यहाँ पे मतलब वेट कर दिया एक थोड़ा सा, और यहाँ पे आपके पास 9/9, 9 फेवर में थे, टोटल भी कितने थे, 9 थे, काट पीट के भी जमा जमा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आई है। तो मतलब आप देख रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी गई, 1, और जाएगी भी ना 1,
भाई क्योंकि फेवरेबल आउटकम जो ऊपर का जो नंबर है वो कभी भी नीचे के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। भाई टोटल बच्चे ही 9 हैं, वोट डल रहे हैं 10, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब बच्चे ही 9 हैं तो मेरे फेवर में 10 लोग नहीं हो सकते, मतलब 9 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं फर्जी को वेस्ट बंगाल नहीं है ना ये। ठीक है, तो ऐसा आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कभी भी आपके टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हैं। जैसे इस केस में हुआ बराबर होगा तो फिर आंसर बना। 1 से ऊपर तभी होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये 1 पॉइंट समथिंग पे कुछ काटता है। और ऐसा कभी प्रोबेबिलिटी में होता नहीं है कि फेवरेबल ज्यादा हो टोटल। इसीलिए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रोबेबिलिटी का वो कितना होता है 1। ठीक है, अच्छा जी, जिस कार्यक्रम की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस कार्यक्रम को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है श्योर इवेंट। क्या बुलाते हैं इसको? श्योर इवेंट। मतलब होगा ही 100%, 100% होगा। जैसे मान लो कि जैसे अक्ष नहीं पढ़ा तो भाई फेल ही होगा 100%, तो ये श्योर इवेंट। हालांकि चांस है कि चीटिंग वीटिंग करके हो जाए, कुछ मामला बन जाए, बट मतलब मैं कहने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1, सबसे सबसे ज्यादा 100%। ठीक है, अच्छा जी, अब 0 भी हो सकता है। मान लो इसी इलेक्शन में अगर तरुण भैया की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो भाई एक भी फेवर में नहीं है, जमानत जब्त है, और अपान से ना यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आपके पास 0 है। और काटेंगे पीटेंगे ना, 0.9 को कैसे काटोगे? जीरो ही आ गया कौन। हाँ, वो न्यूमरेटर में अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो आंसर 0 ही होता है। और अब इस केस में जो है वो प्रोबेबिलिटी जो हो गई है वो 0 हो गई है। और हाँ जी, काट लीजिए। 9 1 जा 9, 9 0 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास। और हाँ, ऐसे इवेंट को क्या बुलाते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है भाई योगेश? बहुत बढ़िया, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है योगेश? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर, द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया, ये सब आपने 10th क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा इस चीज। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एक और हम एक और फॉर्मूला और देख लेते हैं भाई। देखो, इवेंट और एक्सपेरिमेंट ये दो चीजें हैं, दोनों में फर्क है। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है इट्स अ मेन टास्क, ये मेन टास्क है जो काम। भाई देखो, जैसे मान लो कभी जैसे हमने 2 डाइस उछाल दी तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब जो डाइस उछाली है उस पर हेड आएगा, या फिर मतलब जो डाइस उछाली उस पर इवन नंबर आने चाहिए, अब ये इवेंट। मतलब मेन टास्क कौन होता है? एक्सपेरिमेंट। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चंस दागे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाइस उछाली, अब मैं आपसे बोलूं हाँ भाई सम जो है वो 9 आना चाहिए, या ऑड नंबर आने चाहिए दोनों पर, ऐसे ऐसे इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? इवेंट्स कहलाते हैं। तो मतलब दीज आर टास्क्स, ये भी टास्क होते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स या डिपेंड ऑन मेन टास्क। और कभी भी आपसे प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट की नहीं पूछेगा वो, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है वो? इवेंट्स की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 2 डाइस उछाली,
या एक डाइस उछाली, सिंपल सी बात, ठीक है, एक डाइस उछाली। अब ये टॉस वन डाइस एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब ये डाई को टॉस करना, ये क्या चीज है, एक्सपेरिमेंट है कि इवेंट है? ये एक्सपेरिमेंट है। अब सैंपल स्पेस आप लिखोगे, सैंपल स्पेस मतलब होता है इट्स अ सेट ऑफ आउटकम्स। देखो एक वर्ड और फेमिलियर करा देता हूं आपको, सैंपल स्पेस। नहीं पैराशूट है बाबू, आतंकवादी हमला हो जाए, कूद जाता है आज। सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस क्या है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। जितने भी आपके रिजल्ट्स थे उनके सेट को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक डाई टॉस करी, आपने क्या किया, एक डाई टॉस करी। तो अब जब डाई टॉस करी है तो बताइए आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब इन सारे आउटकमों को अगर एक सेट में डाल दिया जाए तो सेट को एक सेट में डाल दिया जाए, मतलब एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उस सेट को क्या बुलाते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस एक सेट है किनका? आउटकम्स। और 11th क्लास की जो 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है आपको, और 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बेसिकली सिर्फ क्या हो रहा है, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब में देगा, नंबर नहीं आएंगे। हाँ भाई, सैंपल स्पेस एक सेट है किनका? आउटकम्स का। और 11th क्लास में जो आपका प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपको बेसिकली इसी चीज के बारे में सिखा रहा है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रहा है भाई, एक हेड आया तो कॉइन उछाल दी, हेड आया तो डाइस उछाल दी, और टेल आया तो एक बार और कॉइन उछाल दिया। आउट सैंपल स्पेस लगो पूरा। अब क्या ना, मतलब सबसे पहले सिंगल सिंगल काम करना, जैसे मान लो मैंने एक डाइस उछाली, ठीक है, ये इसका सैंपल स्पेस लिखना इतनी बड़ी बात नहीं, वो सारे सारे गिने चुने आउटकम्स होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए एक डाई उछाली, ऑड नंबर आने पर कॉइन उछाल रहे हैं, इवन आने पर डाई दोबारा उछाल रहे हैं, अब सैंपल स्पेस लिखिए। तो अब ये करना पड़ता है सैंपल स्पेस लिखना, जब दो तीन एक्सपेरिमेंट मिक्स हो जाते हैं ना, तब सैंपल स्पेस लिखना कर रहा काम है। और पूरा 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी इसी चीज पर है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट देता है वो, और दो तीन मिक्सिंग करके और आपको सैंपल स्पेस लिखना। 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादातर इसी चीज पर है। 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी फिर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज में आ जाता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सैंपल स्पेस समझ लीजिए। सैंपल स्पेस क्या होता है? ये एक सेट है किनका? आउटकम्स का। क्लियर? तो ऐसे करके हम लिखेंगे। अब इन आउटकम्स के आने के बाद फिर इस पे ना क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ किस चीज की। अब ये ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी में आपको पूछ रहा हूं, आप बताइए ये एक्सपेरिमेंट है या इवेंट है? आंसर है ये इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मेन टास्क है डाई उछालना, कॉइन उछालना, डाई के बाद कॉइन उछालना, ठीक है, या फिर मतलब बाकी जैसे एक बैग है उसके अंदर से कैंडीज निकालना, ये सब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो कैंडी जो है वो ऑरेंज कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये जो ऑरेंज कलर की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं ना, ये इवेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट और इवेंट में फर्क होता है। एक्सपेरिमेंट आपका मेन टास्क है, और मेन टास्क पे रख के जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? इवेंट्स। इवेंट का मतलब कार्यक्रम, कि भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन बोलते। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई एक टाई टॉस कर दी, एक डाई को हमने क्या किया? टॉस। अब प्रोबेबिलिटी बताइए किस चीज की? ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर की मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं ना, तो इसका मतलब ऑड नंबर क्या है? एक इवेंट है। अब एक इवेंट होता है तो लिखते कैसे हैं उस चीज को और गौर कर लीजिए। आप क्या करते हैं, वो जो इवेंट होता है ना, उसको कुछ नाम दे देते हो। ए बना दिया मैंने, ऑड नंबर को मैंने क्या बना रखा है? ए इवेंट। और अब जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना, तो मैं ना ऑड नंबर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा? पी ऑफ ए।
ऐसे करो, या फिर अगर मैं नहीं बनाता तो पता मुझे ऐसे लिखना पड़ता फिर उसको। तो भैया ऐसे लिख देंगे ना, हाँ ऐसे लिख देंगे, 10th क्लास में ऐसे लिखते थे, बट अब आ गए आप 12th में, तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। इवेंट्स को पहले किसी अल्फाबेट के नाम, किसी अल्फाबेट के इक्वल करा देते हैं, और फिर उस अल्फाबेट की क्या निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 12th क्लास का तरीका है थोड़ा करने का। हाँ जी, अब आप बता दीजिए ऑड नंबर फेवर में कितने हैं। अरे ऑड नंबर के फेवर में कितने हैं, 1 2 और 3, यही है। तो फेवरेबल अपॉन ऊपर में 3 अपॉन में टोटल 6 है, काट पीट के प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 अपॉन। और आनी भी ऐसी ही चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा, तभी तो 1 से कम होगी। अगर मान लो किसी की प्रोबेबिलिटी अगर ये आ रही है, तो ये सही है गलत है, गलत है, क्यों योगेश। बिल्कुल सही बात है, टोटल आउटकम कभी भी फेवरेबल आउटकम से कम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है तो दोबारा दोबारा मतलब सोच लीजिए गलत किया कुछ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट और इवेंट। देखो मैं ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा बेसिक है, अभी अभी 12th का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, 11th क्लास में एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझा देते हैं। हाँ जी, जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, ए कोई इवेंट है, ठीक है, उसके उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, मान लो जैसे 1 2 3, और बी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब अगर मैं ए यूनियन बी बोलता हूं ना, तो इसका मतलब है, अच्छा मतलब ए एक सेट है, ठीक है, सेट को ऐसे करली ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, बी भी क्या है, एक सेट है, और ये इनके एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर लिखे होंगे। अब मैं अगर ए यूनियन बी बोलता हूं तो यार ये भी एक सेट होता है जिसके अंदर आप ए और बी दोनों के एलिमेंटों को एक साथ लिख देते हो। और सेट की खासियत एक और भी होती है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं करता सेट, मतलब अगर रिपीट हो रहा है ना तो वो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो अब आप बताइए ए यूनियन बी में क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में है। तो कौन है दोनों में, ओके ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल समझाया कि हाँ भाई ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अब क्या होगा ना, ए और बी आपके पास 2 इवेंट्स होंगे, क्या होंगे, 2 इवेंट। तो अगर आपके पास P ऑफ ए है, P ऑफ बी है, और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, P ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है जो यूज होगा। 4 चीजें हैं इसके अंदर, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चारों में से कोई 3 देगा, एक पूछेगा। भैया इसका यूज कहाँ होगा थोड़ा तो बता दो, अभी समझा देंगे, मैं जब आपको 12th क्लास का पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब यूज होगा इसका। मैं तो कह रहा हूं बस ध्यान रखो इसका कि ऐसा कुछ है, ये एक इक्वेशन की तरह याद है। ठीक है, अच्छा जी, आइए सबसे पहली प्रोबेबिलिटी में आपको क्लास 12th की जो पढ़ा रहा हूं, देखो वो 10 तक था, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम, ये 10th क्लास तक है। 12th क्लास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी एक अलग ही लेवल है, एक अलग स्टैंडर्ड है वो। और आपको जो एनडीए वेंडीए में जिसमें भी पूछते हैं, वो जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं वो 12th के बेस की आती है। तो बता देता हूँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होता है उसका, और जो बच्चे उसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करते हैं वो गलत पाते हैं आंसर वहां। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, अब इसके ना 3 टाइप है, 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी सिखाएगा आपको 12th क्लास में। सबसे पहला सिखाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा।
और सेक्शन ए में आपको देखने को मिल सकता है। टाइम 46 हो रहा है, अगर कोई टाइम पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एनी सजेशन? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन जो बिल्कुल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है बेसिकली, मतलब कि आपको ना इस केस में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। किसी वो कुछ भी इवेंट हो सकता है, लेकिन उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताने से पहले ना एक कंडीशन लगी होती है। और मतलब आपको ना जो प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो कुछ इस स्टाइल की होती है, ए अपॉन में बी, ऐसे करके आता है। अब इसमें हम जो अब इसको थोड़ा रीड करना सीखो, इसको कैसे रीड करते हैं। इसको रीड करते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, ए इवेंट की, जब बी हो चुका है। मतलब ये जो अपॉन में लिखा रहता है ना, ये इवेंट ऑलरेडी टेक प्लेस हो चुका है। वो होने के बाद आपको ए के अंदर प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने एक डाई फेंकी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक ए इवेंट सेट किया कि ऑड नंबर टेकन आउट, और बी इवेंट किया कि भाई प्राइम नंबर। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी करो, तो इसका मतलब है मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहता हूं, ऑड नंबर्स की। लेकिन ऑलरेडी एक प्राइम नंबर बाहर जा चुका है, ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताओ। ए अपॉन बी का मतलब ये होता है कि ए हो चुका है, सॉरी बी हो चुका है, और ए की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आप फर्क समझिए ना, पी ऑफ ए में और पी ऑफ ए अपॉन बी में फर्क समझिए। बताओ क्या फर्क है दोनों में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताने का, और इसमें इसमें तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, कंडीशन कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइम, आप ये डायरेक्ट ऑड नंबर की बताइए। ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि आपका एक प्राइम नंबर कम है। मतलब अगर मैं आउटकम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब एक प्राइम नंबर बाहर है, प्राइम नंबर है कौन कौन से पहले तो वो बताओ। 2 3 और 5, इन तीनों में से एक कम है। अब कोई सा भी हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं 2 ही है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दो, ए अपॉन बी। तो बताइए ऑड नंबर, ऑड नंबर अब कौन कौन से है भाई? अब इसमें यहाँ पर क्या है ना, थोड़े से केसेस बन रहे हैं। एक काम करते हैं, प्राइम नंबर अदर देन 2 कर देते हैं, अदर देन, हाँ भाई। तो 2 को छोड़कर तो 3 और 5 में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए ऑड नंबर के फेवर में कितने हैं? एक तो आपके पास 1 हो गया, एक 3 और 5 में से एक चला गया, तो एक और मिलेगा आपको। तो 2 अपॉन में कितने आपके पास यहाँ पर? 5। अच्छा ये इधर ही बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर का। ऑड नंबर बता दीजिए कितने हैं भाई? 3 अपॉन में 6। तो आप परिवर्तन देख रहे हैं, फर्क पड़ता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कुछ चेंज आता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है कि कोई कंडीशन होगी, हो चुकी होगी। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको एक फॉर्मूला दिया होगा, बस ये फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर कभी भी अगर आपको ए अपॉन बी निकालना है ना, तो आपको उन दोनों का क्या, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर में? उन दोनों के इंटरसेक्शन की। भैया इंटरसेक्शन की कैसे निकालेंगे? निकाल के दिखाएंगे, आपको चिंता मत करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान देना क्या जी, वो मल्टीप्लीकेशन है, वो अलग चीज, करा देंगे उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए कब? जब बी हो चुका है, ये है इसका मतलब। निकालते कैसे है? इसको निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकालेंगे आप, ये वाले इस चीज को निकालोगे आप। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, जो नीचे लिखा है उसी को लिख देते हैं। जब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकल जाए फिर इनकी वैल्यू डाल देनी। मान लो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई है 2 अपॉन में 5 मान लीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितनी आ रही है? 3 अपॉन में 5। फिर आप इसको सॉल्व करोगे कि भाई 2 अपॉन 5 हो गया, 5 अपॉन 3 हो गया, 5 से 5 काट दिया, आंसर कितना आ गया? तो इंटरसेक्शन ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
2/3। समझ में आया? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप कुछ ऐसा करेंगे कि A/B होगा, A इंटरसेक्शन A/B की वैल्यू कैसे निकलेगी, A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अच्छा जी, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम थोड़े से देख लेते हैं। ये इसमें 10/3 जैसे न्यूमरेटर बड़ा आ सकता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से देखो, करने के बाद आपको बस इस चीज पे ध्यान रखना है, ये नहीं आना चाहिए। बाकी ये चीज बड़ी आएगी इस वाले से, ऐसा नहीं होगा, ये बड़ा ही होगा, ये छोटा ही होगा और ये बड़ा ही होगा। उसका रीजन है, मैं आपको एक कंडीशन समझा देता हूँ। देखो, एक सिंपल सी एक चीज और है, मैंने आपको 3 चीजें दिखाई, A यूनियन B, मैंने आपको P ऑफ A दिखाया, मैंने आपको P ऑफ B बताया, और मैंने आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B बताया। हालांकि मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज नहीं बताई, मैंने आपको सिंपल सिंपल सेट बताया बस। अब इन सेटों की प्रोबेबिलिटी निकालना P ऑफ A यूनियन B हो जाता। पर मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कुछ सेट दिखाए थे, जिसमें A सेट था आपके पास लगभग शायद 1 3 5, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी करें। और बी था आपके पास 3 4 5 6। A यूनियन B बता दो कितना होगा? 1 3 4 5 6। 1 3 4 5 6, सही है। और A इंटरसेक्शन B बता दीजिए। 3 और 5। 3 और 5। कुछ आंकलन कर सकते हो आप इनको देख देख के, आप 12th क्लास के बच्चे हो, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करो, फिर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज का जिक्र करेंगे। क्या रहा है छोटा? बहुत बढ़िया, यही ऑब्जर्वेशन। A इंटरसेक्शन B इन सारे सेटों में सबसे छोटा है, क्योंकि वो कॉमन है। A यूनियन B सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि वो सबको जोड़ जाड़ के हुआ है। तो इससे आपको एक बात समझनी है कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हमेशा सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, आने की संभावना है इसकी सबसे ज्यादा है। और सबसे छोटा कौन होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बाकी P ऑफ A P ऑफ B के बारे में आपको जजमेंट नहीं दे सकते, वो तो आप ही के सेट से बनाए हुए, तो A और B के बारे में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि A इंटरसेक्शन B आपके P ऑफ A P ऑफ B और P ऑफ A यूनियन B से छोटा ही होगा, और होना भी चाहिए, और नहीं हो रहा है तो गलत है। ठीक है, तो अब आप ही बता दीजिए, ये P ऑफ A अपॉन B हम जो लिख रहे हैं, इसमें ये वाला जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो इस वाले प्रोबेबिलिटी से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम डील करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आपको अभी वो सिखा, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं, मतलब कोई वो स्टोरी क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, फिलहाल आपको सिखा रहा है कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना, आप ताकि फेमिलियर हो जाए। देखिए, गिवन क्या है आपको कि E एंड F आर इवेंट्स, ये कुछ इवेंट्स हैं E एंड F, सच दैट, इधर देखो भाई, इधर देखो, पास कराएगा क्या, कहां ध्यान है तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0.3 है। घबरा नहीं, ये बातें देगा वो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है? 0.2, ये भी दे रखी है। अब आपको बोल रहा है फाइंड कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F। ये स्लैश का मतलब है ये चीज E अपॉन में F। अब आप ही बता दीजिए, E अपॉन F निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सही है? अब E इंटरसेक्शन F दिखता है तुम्हें? बिल्कुल दिखता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिखता है? बिल्कुल। तो आंसर कितना आएगा भैया? इतना आसान है? हाँ जी, फिलहाल के लिए तो इतना ही आसान। नहीं नहीं, कंडीशनल खत्म सी हुए। अब समझ लेते। 3 तरीके की प्रोबेबिलिटीज है, आपको क्वेश्चन पढ़कर बस ये डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी का, ताकि उसी का बेसिक लगे उसको।
बच्चों को जो चीज नहीं समझ में आती है वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ के वो ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा वाला है भाई, कंडीशनल का है, बेस का है, मल्टीप्लीकेशन का है कि किसका है। बस जिस टाइम आप ये समझने लग गए ना, और मैं आपको पहचान बताऊंगा कि प्रॉपर पहचान होती है इनकी कि ये कंडीशनल का है, ये बेस का है, ये मल्टीप्लीकेशन। बस आपको तो ठीक से सुनना और समझना है। बेस का क्वेश्चन आता 4 नंबर में आएगा बेस का, और मैं तुम्हें बता भी दूंगा इस इन क्वेश्चंस को करके जाओ, इसमें से पूछता है। गिने चुने तो केसेस हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पे आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने, एफ अपॉन ई। अब आप बताइए एफ अपॉन ई को कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब आप बताइए ई इंटरसेक्शन एफ हो या एफ इंटरसेक्शन ई हो, बात तो एक ही है, तो यही वैल्यू लगेगी इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह क्या लिखोगे? 0.6। भाई पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 2/6, काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आया? किनका? भाई देखो, अगर ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो इनका प्लस करके बनाना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो कल आप लोगों का एलपी का टेस्ट होगा भाई, ठीक है। 2-3 वीडियो डली पड़ी है एलपी की, उनको चेक कर लेना और अपना पढ़ के आना और टेस्ट देना, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक चीज और कर देता हूं, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा 4 से 5 टेस्ट देना चाहता है तो दे सकता है। हाँ, 4 से 5 आके मैथ्स का टेस्ट, फिजिक्स की छुट्टी है तो आप सब कल 4 से 5 आ जाइएगा, ठीक हो गया। अपना टेस्ट दे देना और चले जाओ। नहीं 6 से 7 भी आ रहे हैं, क्या होगा? 6-7 लिया ना। आ जाना। केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे? अच्छा, छुट्टी है, हाँ तो 4 से 5 दे आना भाई, ठीक है गाइस। तो 4 से 5 आप टेस्ट दे जाना, ओके। ठीक है। हाँ।